नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूपी बोर्ड अकेडमी में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के डेरिवेशंस को, यानी उनके सूत्रों को निकालेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चैनल पर जाकर प्लीज़ यूपी बोर्ड अकेडमी के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब पर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारे पास पहला टॉपिक है वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण है, तो हम पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे यानी वैद्युत ध्रुव बनाएंगे। तो ये देखिए, जैसे मान के चल रहे हैं, ये एक वैद्युत ध्रुव है। वैद्युत ध्रुव में क्या होता है कि एक पॉजिटिव आवेश होता है, ये पॉजिटिव आवेश है और ये नेगेटिव आवेश है। नहीं, देखिए, ये नेगेटिव आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश है, ठीक है ना। इसका जो मध्य बिंदु है वो मान के चल लिया हमने O है। इनके बीच की दूरी क्या होती है 2a। तो जब ये मध्य बिंदु है तो ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा। तो मान के चल रहे हैं इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, यानी अक्षीय स्थिति में। तो इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति कहाँ होगी, यहाँ पर, यानी यहाँ चलेगी या यहाँ चलेगी अक्षीय स्थिति में। तो हम यहाँ से R दूरी पर, यहाँ कोई R दूरी है, इस पर कोई बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये जो बीच की दूरी है वो R है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ध्यान कीजिए, यहाँ से और यहाँ सब के बीच की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी R है और ये A है। तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी हो गई R प्लस A, ठीक है ना। अब इस आवेश से इस आवेश तक के बीच की दूरी कितनी हो गई, R माइनस A, R माइनस। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी जो दिशा होती है वो उसके ओर होती है, उस आवेश की ओर। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इसकी ओर होगी, यानी कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो हमने इसको मान लिया EA। अब इस B पॉइंट यानी प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने आपको बताई थी कि आवेश से दूर होती है, तो इससे दूर होगी तो इधर होगी, तो EV मान लिया हमने, ठीक है ना। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है कि तीव्रता निकालना। तो हम थ्योरी कैसे लिखेंगे पहले इसकी, तो हम थ्योरी इस प्रकार लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत ध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले माइनस Q आवेश, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, यानी माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। माइनस Q आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, यहाँ देखिए। तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके कारण मैंने तुमको एक डेरिवेशन कराया था, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = 1/4πε0 Q/r²। तो एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो हमने मान के चलिए ये EA हो गई पहली वाली जो है, इसके कारण 1/4πε0 Q, ये वाला आवेश, इसमें इसका परिमाण लेंगे विद्युत क्षेत्र में, माइनस से इसकी दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q/r²। जो दूरी है वो कितनी है, माइनस Q आवेश, माइनस Q से P तक के बीच की दूरी कितनी है, R+1 R+A, यही तो है। तो यहाँ R+A, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया।
तो अब इसकी दिशा लिखेंगे, इसकी दिशा क्या है, माइनस क्यू आवेश की ओर, माइनस क्यू आवेश की ओर। अब दूसरे वाला आवेश जो प्लस क्यू है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु पी पर। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए अब बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण निकालनी है, तो वही लगेंगे, इसको हमने ई बी मान लिया, फॉर्मूला लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो क्यू आर स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस ए, तो यहाँ आर माइनस ए का होल स्क्वायर कर दिया। इसको मान लिया हमने समीकरण सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब जब अक्षीय स्थिति में हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो यानी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, यानी बड़ी वाली तीव्रता में से छोटी वाली तीव्रता घटा देते हैं। तो इसका परिणामी तीव्रता हम जो निकालेंगे, यहाँ देखिए परिणामी तीव्रता मान के चलिए, वो परिणामी तीव्रता ई है, तो ई बी और ई ए में से बड़ा कौन सा है, ई ए, और ई बी में से ई बी जो है वो ई ए से बड़ा है, क्योंकि ये देखिए आर माइनस ए का स्क्वायर हो रहा है या आर प्लस ए का स्क्वायर हो रहा है, तो जो परिणामी तीव्रता होगी वो ई बी माइनस ई ए होगी। तो यहाँ देखिए ई बी माइनस ई ए, अब ई बी का मान धरो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू दोनों में से कॉमन है, दोनों में से ये वाला पोर्शन कॉमन है, और यहाँ पर जो है वो होगा आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब इसका जो एलसीएम होगा वो होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है कि नहीं फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ लगाइए, ए माइनस बी ए प्लस बी, अब दोनों का स्क्वायर हो रहा है, वो स्क्वायर यहाँ हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, इसका गुणा यहाँ होगा, इसके फॉर्मूले को खोल दिए -2ar, अब माइनस लगा के फिर उसको इस वाले को गुणा इधर होगा, तो इसको इसके फॉर्मूले को खोलिए ए स्क्वायर, और यहाँ पर -2a आ रहा था और बाहर माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा +2ar। अब देखिए इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन कट गया। अब ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये यहाँ पर प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो ये हो गया 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये देखिए यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस दो को हमने इस प्रकार तोड़ लिया, 2a इंटू क्यू आर, यानी कि इस वाले पोर्शन को, इस सारे पोर्शन को हमने इस प्रकार तोड़ लिया 4a क्यू आर। ठीक है ना, 4a क्यू आर में इस प्रकार तोड़ दिया, 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ दिया। अब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, अब देखिए जो ये वाली दूरी है, यानी जो ए दूरी है वो आर की तुलना में बहुत छोटी है, यानी कि ए जो है वो बहुत छोटा है आर से, तो जो ए स्क्वायर होगा यानी उस छोटी दूरी का वर्ग होगा, वो छोटे से छोटे का होगा आर स्क्वायर से। जैसे मान के चलिए हमारे पास जो ए है वो 0.1 है और जो आर का मान है वो 2 है, तो 0.1 2 से छोटी है, बहुत छोटी है। अगर उसका स्क्वायर और करेंगे यानी 0.01 करेंगे, वो आर स्क्वायर यानी 4 से और छोटी हो जाएगी, तो ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्टिंग।
यानी इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया Q इंटू 2A, ये क्या होता है वैद्युत द्रवागुण यानी कि P होता है, ये हो गया P। अब मान के चलिए जब ये R यहाँ पर और ये देखिए जब ये नेगलेक्ट हो जाएगा A² तो ये R की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ R की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि इसका मान तो 0 रखेंगे हम, इसका वर्ग होगा R की पावर 4। अब इस R से ये कट जाएगा 3 बार, तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इसकी यूनिट लिख दो, जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला लास्ट में निकल के आता है वो होता है E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। ये आपने समझ लिया होगा। इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया यानी वैद्युत द्विध्रुव का डायग्राम बनाया। इसके मध्य बिंदु O से कोई R दूरी पर हमने कोई बिंदु P ले लिया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर हमने -Q आवेश के कारण निकाली, उसी बिंदु पर फिर +Q आवेश के कारण निकाली, फिर हमने दोनों की परिणामी तीव्रता निकाली। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमने ये कर दिया, जो सीधा ये आंसर आ गया हमारा। ये डेरिवेशन हो गया सीधा, तो ये डेरिवेशन हो गया है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले डेरिवेशन की, जो इसी का दूसरा रूप है। यानी कि ये तो अक्षीय स्थिति में था, वो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये और ये जो यानी अक्षीय स्थिति वाला और निरक्षीय स्थिति वाला, इनमें से कोई एक एग्जाम में जरूर आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी 5 नंबर आपके पक्के अगर आप इन दोनों डेरिवेशनों को कर लेते हैं तो शुरू करते हैं हम अब दूसरा डेरिवेशन। यहाँ देखिए दूसरा डेरिवेशन, यहाँ हमें अक्षीय की बल दिवस के स्थान पर केवल निरक्षीय लिखना है, निरक्षीय ठीक है ना। अब हमको निरक्षीय स्थिति में निकालना है, किसके कारण निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बनाएंगे। यहाँ देखिए इसमें जो है वो चित्र मोस्ट इंपोर्टेंट है इस वाले टॉपिक में। तो यहाँ पर -Q आवेश है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ +Q आवेश है। इसका बिंदु मान लिया हमने A, इसका ये वाला जो बिंदु है वो B। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है 2A, और यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है O, तो ये वाली दूरी A हो जाएगी, ये वाली दूरी। तो वो पहले वाला जो डेरिवेशन था वो था अक्षीय स्थिति में, तो हमने इसके यहाँ पर या यहाँ पर कोई बिंदु माना था। अब ये निरक्षीय स्थिति में यानी लंब के रूप में, तो इसकी लंब की साइड में हमको एक बिंदु मानना पड़ेगा। तो मान के चलिए हमने यहाँ पर भी एक बिंदु मान लिया, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक बिंदु मान लिया, वो बिंदु है P, यानी मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ से R दूरी पर ये वाली जो दूरी होगी वो R होगी। R दूरी पर कोई बिंदु P मान लिया। अब इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इन दोनों को मिला दीजिए, यानी कि AP और ये वाले इसको मिला दीजिए। मिला दिया तो ये देखिए ये A है, यानी आधार जो है वो A है और लंब जो है वो R है। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसकी जो दूरी निकालेंगे ये वाली दूरी नहीं आ जाएगी, A² + R², और ये वाली जो दूरी निकालेंगे ये वाली BP, ये भी यही दूरी आएगी R² + A², ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें दिशा का मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, दिशा की। मैंने आपको बताया था कि -Q आवेश के कारण दिशा उसकी ओर होती है। तो ये जो होगी इसकी ओर होगी, इसकी ओर होगी, जैसे ये जो है वो ये होगी, ठीक है ना। और +Q आवेश के कारण उससे दूर होती है, तो मान के चलिए +Q आवेश के कारण इससे दूर जाएगी, तो ये वाली दिशा होगी, ये मान लिया EB। अब ये लंब समद्विभाजक की स्थिति में तो इसके हमें क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पहले EA का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों निकालते हैं। तो EA का जो होगा वो दिशा इधर है इसकी साइड, तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो इधर होगा। ये इसका EA का जो क्षैतिज घटक होगा EA cos थीटा,
ये यहाँ नीचे लिखे ई ए कॉस थीटा, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो इसी की दिशा में होगा, यानी यहाँ होगा। मान के चलिए ये हो गया ई ए साइन थीटा, ठीक है ना। और इसका ई बी की ये तीर का निशान है वो ऊपर की तरह, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर ही होगा, ई बी साइन थीटा, और इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो यही वाला होगा, यानी ई बी कॉस थीटा। अब मान के चलिए ये चित्र आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा यहाँ से, तो इसको अलग बना के देखिए। ये वाला जो पोर्शन है हमने अलग बना लिया। देखिए ये जो है वो बिंदु P है। अब जो ये रेखा जा रही है ये वाली वो EV है, और ये जा रही है वो EA है। अब ये इसका तीर का निशान इधर है, तो इसका क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो इधर ही होगा, तो ये होगा EA साइन थीटा। अब इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो यहाँ होगा, ये हो गया EA कॉस थीटा, ये इसका क्षैतिज घटक है। अब EV क्या, ये तीर का निशान ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये रहा, EV क्या होगा साइन थीटा, और इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो यही होगा, तो ये होगा EB कॉस थीटा। ये जो डायग्राम है वो इस प्रकार बनेगा, ये वाले पोर्शन का यहाँ पर आ गया। तो आपको थ्योरी क्या लिखनी है कि हमारे पास माना कि एक वैद्युत ध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वो ही करेंगे पहली वाली कंडीशन, माइनस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पर देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालेंगे वो क्या, वो मान लिया हमने EA, क्या निकालेंगे 1/4πε0 Q, परिणाम की आवश्यकता नहीं होती, Q/r²। यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, यही तो है a² + r² अंडर रूट में, तो i² करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण अगर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसके लिए EB = 1/4πε0 Q/, उसके बीच की दूरी भी यही है, तो ये निकल के आएगा। यानी कि अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी EA और EB के मान सेम है, तो हम क्या निकालेंगे, मान के चलिए EA = EB = E मान लिया, ये मान लिया इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ये हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब देखिए यहाँ देखिए EB साइन थीटा और EA साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है लेकिन समान है, यानी कि EB साइन थीटा और EA साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है लेकिन समान है, इस कारण ये दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, यानी इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने एक दूसरे को समाप्त कर दिया। अब देखिए EB cos थीटा और EA cos थीटा, EB cos थीटा और EA cos थीटा एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, तो इनका जो परिणामी निकलेगा वो इन दोनों को जोड़ कर निकलेगा। तो इसका परिणामी यहाँ देखिए, परिणामी निकालते हैं, आपको लिखना है इससे पहले इसके बाद, यानी इस समीकरण थर्ड के बाद आपको ये लिखना है कि EB साइन थीटा और EA साइन थीटा दोनों विपरीत दिशा में है किंतु समान है, इसलिए इनका अस्तित्व नहीं रहेगा, ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। और EB cos थीटा और EA cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाती है, तो इसका परिणामी E = निकाल लिया हमने, यानी कि ये हो जाएगा EB cos थीटा प्लस EA cos थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए इस चित्र की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ समझा दिया है, अब यहाँ समझिए।
अब समझिए यहाँ मैंने एक लाइन खींच दी समझाने के लिए। अब ये देखिए मैंने समीकरण 3 में क्या लिखा था, ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई, यानी ई ए और ई बी का जो मान है वो एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर मैं ई ए ही लिख सकता हूँ, तो ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये मान लिया। तो जो परिणामी तीव्रता ई है वो हो जाएगी 2 ई ए कॉस थीटा। ई ए का मान जो है और ई बी का मान सेम है, किसी का भी मान रख दो। तो यहाँ देखिए 1/4πε0 Q/r² प्लस ए स्क्वायर। अब मैं कॉस थीटा का मान निकालता हूँ। आपने पढ़ा होगा लाल बट्टी कका, यानी कि लाल बट्टी कका, ये साइन और कोसेक के लिए होता है, ये कॉस और सेक के लिए होता है, ये टेन और कॉट के लिए होता है। तो कॉस के लिए निकालना है, कॉस के लिए क्या होगा, ये वाला आधार बट्टी कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टी कर्ण। आधार वो जो होता है वो, यहाँ देखिए उस चित्र को मैंने थोड़ा मिटा दिया था, इसी प्रकार था ना वो चित्र, ये ए थी, ये ए थी, यहाँ कोई बिंदु पी था और इसके बीच की दूरी थी r² प्लस ए स्क्वायर और इसके बीच की दूरी थी r² प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या था यहाँ पर ए, ये ए था, और कर्ण क्या था अंडर रूट में r² प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए इज इक्वल यानी आधार बट्टे कर्ण प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ऊपर क्या हो गया q इंटू 2a, p हो गया, मैंने बताया था p इज इक्वल टू होता है q इंटू 2a। तो ऊपर तो मैं p लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू 1/4πε0। अब इसका गुण यहाँ देखेंगे तो इसके पास एक घात है, इसके पास आधी घात है, तो एक और आधी घात जुड़ जाएंगी तो कितनी होगी, 1.5 यानी 3/2, इसके पावर 3/2, सही है। अब वही वाली कंडीशन लगानी है कि आर का ए का जो मान है वो छोटा है आर से, तो ए स्क्वायर जो होगा, ए स्क्वायर होगा जो छोटे से छोटा होगा आर स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट कर दिया हमने। तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4πε0 पी r² की पावर 3/2। अब ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ जो सूत्र निकल के आएगा P/r, जो अंतिम सूत्र निकल के आया है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में जो फॉर्मूला निकल के आया है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई है, वो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ निकल के आई है। तो और अक्षीय स्थिति में क्या निकल के आई थी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P/r³ और इसमें P/r³, समझ गए ना। तो इन सूत्रों में सिर्फ 2 का अंतर है और कुछ नहीं। तो अब आज की क्लास में मैंने बात की थी सिर्फ 2 टॉपिकों की, अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ऐसी और फिजिक्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।